देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में हमने कल नॉर्मली जाना था, उसकी वीडियो नहीं शूट की थी। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो देखिए, फंडामेंटल राइटों की बेसिक क्लास यूट्यूब पर भी आ चुकी है और तुमको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी हम देखना चाहें तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। बंधना रख दो उसको। देखो इधर, अगर बात करें हम फंडामेंटल राइटों की, तो हमारे फंडामेंटल राइटों में जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 12 से कितने तक आएंगे बच्चों, आर्टिकल 35 तक आते हैं, अनुच्छेद 35 तक आते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 12, उसके बाद आर्टिकल 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। ठीक है। हाँ, नॉर्मल बेसिक जानकारी मैंने आपको इतनी बता दी थी कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट 6 होते हैं, पहले 7 हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, वो सारी बातें कंप्लीट हो गई थी। आज चलेगा आर्टिकल 12। ठीक है। तो देखो, अगर बात करें हम आर्टिकल 12 की, तो अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद 12 बात करता है राज्य की। किसकी बात करता है, राज्य की बात करता है, स्टेट की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है, स्टेट। ठीक है। तो आर्टिकल 12 बात करता है बच्चों स्टेट की, राज्य की। अब स्टेट की या राज्य की बात करता है तो देखो क्या क्या आता है आर्टिकल 12 में, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। मैं यहाँ से देता हूँ आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। देखो, अगर बात करें अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 किसकी बात करता है, राज्य की, सरकार की, स्टेट की। अब अगर बात करें, एक मिनट, अलग तरीके से लिखते हैं, 12 राज्य की बात करता है या सरकार की बात करता है या स्टेट की बात करता है। देखो, अब आर्टिकल 12 में क्या क्या शामिल होगा, सरकार किस किस से मिलकर बनी होती है या राज्य किस किस से मिलकर बना होता है। आप राज्य मतलब यहाँ पर सरकार समझें। ठीक है। राज्य मतलब आपको राजस्थान, एमपी ये नहीं समझना है। राज्य का मतलब क्या है, सरकार, ऐसा समझें आप। तो आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, सरकार की बात कर रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि सरकार की बात करता है, तो आर्टिकल 12 में क्या शामिल होगा, केंद्र की कार्यपालिका, मतलब हम बोल सकते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोल सकता हूं मैं। तो केंद्र की कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। स्टेट में और मतलब सरकार में और क्या शामिल होता है, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। और क्या शामिल होगा इसमें, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई इसके अलावा जो लेजिस्लेचर होती है सेंट्रल लेवल की, वो भी शामिल होगी, केंद्र की विधायिका। ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब केंद्र की विधायिका। सेंट्रल लेवल के कानून जहां पर बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट। हाँ, तो केंद्रीय विधायिका ऐसे लिख सकते हैं अपन, केंद्रीय विधायिका। ठीक है। और क्या शामिल हुआ इधर सेम, भाई सेंट्रल लेजिस्लेचर आया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आया है, इधर स्टेट एग्जीक्यूटिव तो लिख दिया अपन ने। तो ऑब्वियसली बात है स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा, राज्य की विधायिका भी आएगी, जिसको अपन स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, जहाँ पर स्टेट से संबंधित कानून बनाए जाते हैं, राज्यों के लिए कानून बनते हैं। तो राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी सरकार का हिस्सा है, लोकल गवर्नमेंट क्योंकि सरकार है, वो भी सरकार का हिस्सा है, स्थानीय सरकार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं एक और चीज, और वो चीज क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब जो पब्लिक सेक्टर से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सरकार में शामिल होते हैं, जैसे कि आईआईटीज हुआ, आईआईएम हुआ, ये सब भी किस में आएंगे, यूनिवर्सिटीज हुई, डीयू यूनिवर्सिटी हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब भी किस में आएंगे बच्चों, ये भी सब सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आईआईटीज, हाँ, डीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू यूनिवर्सिटी, आईआईएम, ठीक है, ये सब, एम्स, हाँ, एम्स भी लिख सकते हैं अपन, एम्स।
तो ये सब भी किस में शामिल होंगे, ये सब भी राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। एक बार देखो इसको ध्यान से, कोई बात हो तो मुझे बताओ जल्दी से। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ तो केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे के सारे सीएम, ये सब रॉ शामिल हो जाएगा, ठीक है। आई भी शामिल हो जाएगा, ये सब किस में आएंगे, केंद्र की कार्यपालिका में। राज्य की कार्यपालिका में बात करेंगे बच्चों तो फिर मुख्यमंत्री शामिल हो जाएगा, मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री होते हैं स्टेट के वो सारे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ लेकिन इसमें आर्टिकल 12 में आपको याद रखना है बच्चों, नोट डाल के, कि आर्टिकल 12 में न्यायपालिका शामिल नहीं होती। क्या नहीं होती, ज्यूडिशरी शामिल नहीं होती, न्यायपालिका शामिल नहीं है। आर्टिकल 12 में जो स्टेट के तहत क्या नहीं आती है, न्यायपालिका नहीं आती है, ज्यूडिशरी नहीं आती है। आर्टिकल 12 कंप्लीट है सबका, अनुच्छेद कंप्लीट है। आर्टिकल 13 पर चलें। देखिए अब अगर बात करें बच्चों आर्टिकल 13 की या अनुच्छेद 13 की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13। देखो 13 के भी बच्चों कितने क्लॉज हैं, 4। कितने क्लॉज हैं, 4। अपन आराम से पढ़ेंगे पर अच्छे से कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँ आर्टिकल 13 के बारे में, तो ये बात करता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशल रिव्यू। किसके बारे में बात करता है, जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल 13। और अगर आगे बात करें अपन, मिनट, देखो अगर आगे बात करें आर्टिकल 13 की, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन की, ठीक है। ये क्या होती है बताऊंगा। इसके भी 4 क्लॉज बनाए गए हैं बच्चों। चारों क्लॉज में सबसे पहला जो क्लॉज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्लॉज बात करता है संविधान से पूर्व की विधियां। किसकी विधियां, संविधान से पहले जो कानून बनाए गए थे उनकी। कि भाई ये बात करता है कि अगर संविधान के लागू हो जाने से पहले कोई ऐसा कानून बनाया गया जो मूल अधिकारों से असंगति रखता है, कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइटों में कमी करता है या फंडामेंटल राइटों के अगेंस्ट में है, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा या उसको जहां तक वो गलत है वहां तक हटा दिया जाएगा। जस्ट एग्जांपल देखो, मान के चलो कि अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की। किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की। ये क्या बात करता है, ये बात करता है बच्चों कि अगर कोई विधि, अगर कोई लॉ, अगर कोई कानून संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया हो और प्रेजेंट टाइम में वो हमारे फंडामेंटल राइटों के अगेंस्ट में हो या असंगति रखता हो उससे, ठीक है, तो वो जो कानून है जहां तक असंगति है, जहां तक अगेंस्ट में है, वहां तक हम उसको जीरो मान देंगे। उसके अलावा अगर वो आगे सही है तो उसको अपना लिया जाएगा। जैसे कि देखो मान के चलो कोई भी कानून है, कानून अपने हर चीज अपने आप में 100% अपन मान के चलते हैं, ठीक है। मान के चलो कानून का 100% है अपने आप में, और कानून का, इस कानून का मान के चलते हैं अपन कि 60% हिस्सा तो क्या है, फंडामेंटल राइटों से असंगति नहीं दर्शाता, मतलब फंडामेंटल राइटों को फेवरेबल है, फेवर करता है, सहमति दर्शाता है। लेकिन 40% हिस्सा इस कानून का ऐसा है जो फंडामेंटल राइटों से असंगति दर्शाता है, फंडामेंटल राइटों के अगेंस्ट में है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस 40% को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, जीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, बाकी के 60% को रहने दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। तो 13 का क्लॉज 1 बात करता है कि ऐसे कानून जो संविधान के पहले लागू हुए थे, मतलब 1950 से पहले कोई कानून लागू हुआ हो और वो मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइटों से असंगति दर्शाता हो, कुल मिलाकर के उनके फेवर की बात नहीं करता हो, तो उस कानून का उस पार्ट को हटा दिया जाएगा या उस पार्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा जो फंडामेंटल राइटों को जहां तक फेवर नहीं कर रहा है। जो उसका पार्ट फेवर कर रहा है उसको हम रखेंगे, लेकिन जो अगेंस्ट में है उसको हम नहीं रखेंगे। एक और एग्जांपल से समझो अगर नहीं आया हो। देखो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की, जो कि बात करता है कि भाई 1950 में अगर कोई कानून आया, जैसे कि मान के चलो हम एक कानून का एग्जांपल ले लेते हैं,
कानून का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कानून सपोज हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाना टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की है, ठीक है। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किससे मिल रहा है, वो सब कुछ टीचर संभालेंगे। तो इस कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां क्या है कि बच्चों को पढ़ाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, हम पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, घर पे क्या कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। उसमें तो ना पेरेंट्स की भी भागीदारी आएगी, तुम किस कल्चर मतलब तुम किस सोसाइटी में रहे हो उसकी भी भागीदारी है, तुम्हारे सराउंडिंग कैसे लोग रहते हैं उनकी भी भागीदारी है। तो देखो इस कानून में एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ खराब है। तो जो चीज़ खराब है उसको हटा देंगे कि भाई घर पे बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो आप केवल क्लास में आ रहे हो ना, तो घर पे तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, हमको कुछ पता नहीं है। तो सिंपल बात है कि अगर कानून का एक प्रोविजन गलत है और एक प्रोविजन सही है, तो जो गलत प्रोविजन है उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा और सही प्रोविजन को रख लिया जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से आगे, अब आगे देखना। अब बात कर लेते हैं अपन आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 की। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज समझ में आया कि भाई 1950 से पहले, एक मिनट, देखो आर्टिकल 13 क्लॉज समझ में आया कि भाई 1950 से पहले मतलब संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई विधि, अगर कोई लॉ, अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया जो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों से असंगति दर्शाता है, कुल मिलाकर के उसके थोड़े अगेंस्ट में है, तो उस विधि को, उस कानून को वहां तक नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा जहां तक वो गलत है। समझ में आ गया? तो भाई जहां तक गलत है वहां तक उसको हटा दिया जाएगा, बाकी को अपना लिया जाएगा। आर्टिकल 13 तो ये कहता है, क्लॉज 1, ठीक है। क्लॉज 2 देखो, क्लॉज 2 बात करता है संविधान के पश्चात, संविधान के पश्चात मान के चलो, मतलब ये बात कर रहा है बच्चों 1950 के बाद की। कब की बात कर रहा है ये? 1950 के बाद की। कि अगर भाई मान के चलो पार्लियामेंट के द्वारा 1950 के बाद कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी विधि बनाई गई जो कि फंडामेंटल राइटों में असंगति दर्शाती है या उसका फेवर नहीं करती है, तो एज इट इज सेम उस वाली विधि या उस वाले कानून या उस वाले एक्ट से वो वाला प्रावधान हटा दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगति दर्शाता है। एज इट इज सेम, बस ये बात करता है संविधान के पहले की, ये बात करता है संविधान के बाद की। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल सेम वही ले लेते हैं हम, जैसे इसमें भी सेम कि भाई बच्चों को पढ़ाना टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो घर पे क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, सकारात्मक सोच दे रहे हैं, फिर भी आप उसको ले पा रहे हो या नहीं ले रहे हो, घर पे आप क्या कर रहे हो, इसमें तो सबका योगदान है ना। तुम्हारे सराउंडिंग कैसे लोग रह रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सब चीज़ों का। तो हम क्या करेंगे, जो घर वाला प्रोविज़न है उसको हटा देंगे, ठीक है, लेकिन हम हमारा वाला प्रोविज़न है उसको रख लेंगे। तो ये बात करता है बच्चों संविधान के लागू होने के बाद की, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, और 13 का क्लॉज 1 बात करता है संविधान के लागू होने के पहले की विधि की। कंप्लीट है दोनों। अब देखो साथ में यहाँ पे नोट डाल के आपको ये भी लिखना होगा, वैसे मैंने आपके लिए पीडीएफ कंप्लीट कर रखी है, बस यहाँ पे आपको समझना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ यूट्यूब वाले साथियों को भी नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो कि भाई एक भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो फंडामेंटल राइट में कटौती करती हो। सिंपल बात, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किस में कटौती करता हो, फंडामेंटल राइट्स में कटौती करता हो, मौलिक अधिकारों में क्या करता हो, कटौती करता हो, कमी करता हो। कंप्लीट है यहाँ तक बच्चों दोनों। अब 13 का क्लॉज 3 देखो, यहाँ पे भी लिख दिया वैसे मैंने, ये इसको इधर कर देता हूँ। देखो अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1, एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी, कि भाई जहां तक गलत है वहां तक हटा देंगे हम, ठीक है। संविधान के पूर्व के कानून के लिए, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 किसकी बात करता है, जो संविधान के पहले जो विधि बनाई गई थी उनकी बात करता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ बच्चों। अ लॉ विच इज inconsistent with the fundamental rights shall be void to the extent of the inconsistency for pre-constitution law। कि भाई ऐसे कोई लॉ या ऐसे कोई विधि या ऐसा कोई कानून
जो संविधान के लागू होने के पहले बनाया गया, और अगर उसका कोई प्रोविजन गलत है तो जहां तक गलत है वहां तक नेग्लिजिबल मान लेंगे, वहां तक हटा देंगे, ठीक है, लेकिन जो सही है उसको अपना लिया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 देख लो बच्चों, अगर पार्लियामेंट, अगर संसद यदि कोई कानून पारित करती है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, असंगति की सीमा तक सुनने होगा, ये बात करता है संविधान के बाद की, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद क्या होगा। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि विधि मतलब अपन एक मिनट, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि मौलिक अधिकारों में कटौती करती हो, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 बात करता है विधि को परिभाषित किया गया है, कानून को परिभाषित किया गया है कि भाई कानून क्या है। तो याद रखना है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 1950 के पहले के कानूनों की असंगति को बताता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 1950 के बाद की, संविधान के लागू होने के बाद की विधि की असंगति को दर्शाता है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 लॉ को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, लॉ, कानून क्या है, विधि को बताता है, ठीक है। अब देखो अगर इसके बारे में हम बात करें, देखो इसमें ध्यान से, इसमें संसदीय अधिनियम, अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के इन सबको विधि के अंदर अधिनियमित सरकारी आदेश रखा गया। देखो बच्चों ध्यान से, इधर अगर समझ में नहीं आ रहा हो, सिंपल बात है। अब लॉ क्या है, तो लॉ में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हर एक एक्ट लॉ है, ऑब्वियसली बात है, वही तो कानून है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट क्या है, लॉ है, सिंपल बात। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अध्यादेश, अध्यादेश मैंने आपको बता रखा है, अध्यादेश क्या है, लॉ है, समझ पा रहे हो। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो भी क्या है, एक लॉ है, राज्य के लिए कानून है एक प्रकार का, समझ पा रहे हो। उसके अलावा बच्चों सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश भी क्या है, एक प्रकार का कानून है। तो ये सब क्या है, ये सब कानून है, और इन सब की बात कौन करता है बच्चों, तो इन सब की बात करता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में अपन क्या लिखते हैं कि भाई ये विधि को, लॉ को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, लॉ को डिफाइन करता है। और लॉ को डिफाइन करता है मतलब इसमें क्या क्या शामिल होगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया प्रत्येक एक्ट, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बना, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट या कोई भी कानून, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर, अध्यादेश, जब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो तो प्रेसिडेंट जब अपनी तरफ से कोई कानून लागू करता है तो उसको बोलते हैं अध्यादेश, क्या बोलते हैं उसको, अध्यादेश, ठीक है बच्चों। तो ये सब डिफाइन करता है कौन, आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। और गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश भी एक प्रकार का क्या है, कानून ही है, समझ पा रहे हो। तो कौन डिफाइन करेगा, आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। अब देखो बच्चों क्लॉज 4 क्या बात करता है, तो क्लॉज 4 बात करता है कि अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ अनलॉफुल तरीके से बनाया गया है या मतलब गैर प्रक्रिया या गैर न्यायिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है तो उसको भी असंगत मान लिया जाएगा। मतलब अगर कोई कानून ऐसा है बच्चों जो न्यायिक पूर्ण तरीके से नहीं बनाया गया, सही ढंग से नहीं बनाया गया और जनता के फेवर में नहीं है, पब्लिक के लिए फेवरेबल नहीं है, जनता के लिए सही नहीं है, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, असंगत मान लिया जाएगा। कंप्लीट है चारों, ये मैंने आपको डिटेल में बताया बच्चों, ये भी डिटेल में बताया, ये भी डिटेल में बताया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज कंप्लीट हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। आर्टिकल 12 कंप्लीट है, ठीक है। तो ये तो अपने दो नॉर्मल आर्टिकल्स हो गए हैं। अब अपन चलते हैं पहला वाला फंडामेंटल राइट। हाँ कोई डाउट आपको, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई लॉ, अगर कोई एक्ट ऐसा है बच्चों या कोई लॉ ऐसा बनाया गया है जो अनलॉफुल तरीके से बनाया है, गैर न्यायिक प्रकृति का है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई कानून जो जनता के फेवर में नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, सिंपल बात है, ठीक है। मतलब गलत तरीके से कोई कानून बना दिया मान के चलो, तो फिर उसको क्या कर सकते हैं अपन, हटा सकते हैं। ये कौन बात करता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4। फिर भी एक बार आप इसको बुक में अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा और डिटेल आपको मिल जाएगी। हम कल मैं आपको दोबारा बता दूंगा, यूट्यूब वाले साथियों को भी अगर कोई डाउट होता है 13 के क्लॉज 4 में तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मिस्टेक हुई तो बता सकते हो। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो बात हो गई बच्चों, आर्टिकल 12 और 13 अपने टोटली कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन पहले नंबर के फंडामेंटल राइट पर। टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं बच्चों, 6। इसमें से पहले नंबर का फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू
इक्वलिटी, समानता का अधिकार। किसका अधिकार? फुल डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। समानता का अधिकार। देखो समानता का अधिकार या इक्वल राइट टू इक्वलिटी, इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आते हैं राइट टू इक्वलिटी में। सिंपल बात। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समानता का अधिकार है क्या। सिंपल बात, ये बात करता है समानता की, इक्वलिटी की, कि चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से आते हो, चाहे आप ओबीसी से आते हो, चाहे आप जनरल से आते हो, पर किसकी बात करता है? ये समानता की। ठीक है, ये नॉर्मल बात बताइए मैंने आपको। अब इसमें अगर आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों 14, फिर पढ़ेंगे 15, फिर 16, फिर 17 और फिर 18। ठीक है, आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, अगर बात करें हम आर्टिकल 14 की, सबसे पहले अनुच्छेद 14, 13 तो हो गया कंप्लीट। आर्टिकल 14, ठीक है, ये दो प्रकार की बात करता है। देखो बच्चों, आर्टिकल 14 दो प्रकार की बात क्या करता है? एक तो बात करता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या कह सकते हैं अपन इसको? इसको अपन कह सकते हैं बच्चों इक्वलिटी बिफोर लॉ। सिंपल बात, ठीक है। और एक बात करता है बच्चों कानून का समान संरक्षण। एक क्या बात करता है? कानून का समान संरक्षण। तो इसको अपन कह सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या कह सकते हैं इसको अपन? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार की बात करता है कौन? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कितनी बात करता है? दो टाइप की बात करता है कि भाई एक तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कंप्लीट है यहाँ तक। तो अब देखो, अगर बात करें कानून के समक्ष समानता, ध्यान से देखना सबको इधर। अगर बात करें कानून के समक्ष समानता तो ये वाला प्रोविजन हमने लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया है बच्चों? ब्रिटेन से लिया है। और ये एक प्रकार का नेगेटिव प्रोविजन है। क्या है? एक प्रकार का नकारात्मक प्रावधान है। क्या है ये? बताऊंगा भी कैसे है, आप अपने आप कह दोगे कि हाँ सही कह रहे हो सर। नकारात्मक प्रावधान, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बात ये लिया है बच्चों हमने यूएसए से। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और ये एक पॉजिटिव प्रोविजन है, मतलब हम कह सकते हैं सकारात्मक प्रावधान। क्या कह सकते हैं? सकारात्मक प्रावधान। अब देखो, ये सकारात्मक और नकारात्मक क्या है भाई? ये तो तुमको समझ में आया कि भाई आर्टिकल 14 दो बात करता है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब सकारात्मक और नकारात्मक क्या है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों किसकी? इसकी इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये कहता है कि सब समान है कानून के समक्ष, सब। मतलब आप हमेशा कानून के लिए समान हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से से आते हो, सब क्या है? समान है कानून के आगे। क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं दोनों प्रोविजन के बारे में बता दूं थोड़ा सा, फिर बताना आप मुझे। ये बात करता है बच्चों कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई थोड़ी बहुत भेदभाव किया जा सकता है परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत भेदभाव किया जा सकता है। अब बताओ कौन सा सही है? कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखो, ये कहता है भाई कि आप गरीब हो तो भी, मान के चलो अपन टैक्स की बात कर लेते हैं, टैक्स।
टैक्स कौन पे करता है? जिसकी इनकम ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है। तो इस कानून के हिसाब से तो एक गरीब इंसान को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मामला गड़बड़ हो गया फिर तो। ये मुझ जैसा गरीब इंसान टैक्स कहाँ से देगा? समझ पा रहे हो आप? तो मामला गड़बड़, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों ये तो ये तो कहता है भाई कि सब समान है, सबके लिए समान प्रकार के कानून की बात करता है। ये बात करता है कि नहीं भाई सबके लिए समान कानून नहीं, थोड़ी बहुत भेदभाव कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। इसके हिसाब से तो बच्चों टैक्स मुझे भी देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? या टैक्स उसको भी देना पड़ेगा जिसकी इनकम बहुत कम है। तो कहां से देगा बेचारा वो? तो फिर तो जो मजदूर है, पत्थर उठाने वाले मजदूर बेचारे, उनको भी क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा फिर तो उनके पास कुछ लोग तो ऐसे हैं बच्चों अपनी कंट्री में जिनको केवल 2 टाइम का खाना नसीब हो रहा है, तो वो टैक्स कहां से देगा? दिक्कत हो गई वो तो, समझ पा रहे हो? तो भाई ये कानून क्या है, थोड़ा तो नेगेटिव लगता है, नेगेटिव प्रोविजन है, ऑब्वियसली बात है, ये तो गलत है। मैं टैक्स कहां से दूंगा भैया? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, तो ये कानून थोड़ा सा क्या है बच्चों, नेगेटिव प्रावधान बताता है। ये हमने कहां से लिया बच्चों? ब्रिटेन से लिया था। कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। और ये बात करता है, देखो कानून के समक्ष समानता, ये बात करता है सभी के साथ समानता, और ये बात करता है समान के साथ समानता, कि भाई जो समान है उनके साथ समानता की जाएगी, जो असमान है उनके साथ समानता नहीं की जाएगी। मतलब कि कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है भाई जो इक्वल हैं उनके साथ इक्वलिटी दिखाओ, जो इक्वल नहीं है वहां पे इक्वलिटी की बात मत करो, वहां पे कंडीशंस देखो, सर्कमस्टेंस देखो, उस बंदी परिस्थितियां देखो, उसकी परिस्थिति देखने के बाद में आप डिसीजन लो कि कानून किसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे कि देखो, अगर अपन देखें तो भाई अपन ये भी देख सकते हैं बच्चों, पहले और चलो डिटेल में चलते हैं। ये हमने लिया कहां से? यूएसए से। और ये क्या है? पॉजिटिव प्रोविजन है, सकारात्मक प्रावधान है। सकारात्मक प्रावधान क्यों है? क्योंकि ये बात कर रहा है बच्चों कि जो समान होंगे उनके साथ समानता दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी, पर जो असमान हैं उनके साथ समानता नहीं दिखाई जाएगी। सिंपल बात, समझ में आ रहा है? आज मान के चलो बच्चों आप राजस्थान से हो, वही मान के क्या चलो राजस्थान से ही अपन, ठीक है? और एक कोई बच्चा ऐसा है जो कि किसी ऐसे भौगोलिक एरिया से आता है, मतलब कोई ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया से आता है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत कमजोर है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे हेल्थ का जो मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर बहुत कमजोर है वहाँ का। तो क्या तुम्हें लगता है कि कानून के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कराया जाएगा, तुमको या उसको? उसे। वो सही भी है। अगर मान के चलो बच्चों कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत अपने इंडिया में है ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर बहुत कमजोर है, ठीक है? तो अगर मान के चलो बच्चों कोई लड़का ऐसे इस प्रकार के एरिया से आता है इधर एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी भाई प्रायोरिटी बनती है कि उसको प्रायोरिटी दे, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि किसको प्रायोरिटी दे, उसको दे, क्योंकि वो ऐसे उसके पास ऐसी सर्कमस्टेंस थी, ऐसी परिस्थितियां थी, वो ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया से आया है जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर कमजोर था। हमारे पास तो मजबूत है, समझ पा रहे हो? बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं बच्चों कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? पॉजिटिव प्रोविजन है। तो रिजर्वेशन के बारे में हम आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सारी बात हम आ जाएंगे। तो देखो, तो याद रखना है कानून का समान संरक्षण बात करता है समान के साथ समानता, इक्वल के साथ इक्वलिटी दिखाई जाएगी। हाँ, अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लूं कि आर्टिकल 14 के दोनों प्रोविजन में से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, थोड़ी बहुत भेदभाव की अनुमति देता है, कौन सा है? ये वाला कहता है कि भाई भेदभाव किया जाएगा थोड़ी बहुत। तो हाँ, भेदभाव के आधार हो सकते हैं। आधार क्या होगा? ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक हो सकता है आधार, ठीक है, समझ पा रहे हो? ये देख लो पहले एक बार यहाँ तक। हाँ भाई, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोगों को थोड़ी बहुत उनको क्या किया जा सकता है? प्रायोरिटी दी जा सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा उनको चीजें अवेलेबल कराई जा सकती हैं, सिंपल बात। कंप्लीट है यहाँ तक? तो देखो,
तो यहाँ तक तो अपन ने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, आगे चलें। देखो अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों कि भाई जो ये कानून ये कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि भाई थोड़ी बहुत भेदभाव किया जा सकता है। अब भेदभाव का आधार क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या है, आधार क्या है, तो देखो तो बात कर लेते हैं बच्चों अपन भेदभाव का आधार कि भाई भेदभाव का आधार मतलब कि जो कि अपना आर्टिकल 14 है, इस 14 का एक क्लोज अपन ने देखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि भाई समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जो असमान है उनके साथ थोड़ी बहुत भेदभाव किया जा सकता है, वो भेदभाव भी सकारात्मक भेदभाव होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो भेदभाव किस टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है बच्चों भौगोलिक प्रकार से। कैसे हो सकता है, भौगोलिक एरिया के हिसाब से बोल सकते हैं अपन। भौगोलिक एरिया मतलब कोई ऐसा एरिया जहां पे एजुकेशनल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर वहां से कोई आता है तो उसको एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल कराई जा सकती है, उसको छूट दी जा सकती है। सिंपल बात, आसान भाषा में कहूँ तो उसको छूट दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, आर्मी में जैसे कि बच्चों शराब पी जाती है, सबको पता है ये बात भाई कि आर्मी में जो सैनिक होते हैं उनको शराब पिलाई जाती है, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि वो काम करते करते इतना थक जाते हैं, तो उनके लिए शराब, भाई जो पीना चाहता है उनके लिए शराब वो पी सकते हैं वहां पे। तो ये क्या है, एक छोटी है, भेदभाव तो है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो आर्मी में जो शराब पिलाई जा रही है, सैनिक जो शराब पी रहे हैं, वो एक क्या है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भेदभाव है, जो कि आर्टिकल 14 का ये वाला क्लॉज बताता है। सिंपल है। व्यवसाय के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मतलब ऐसे लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, वुमेन हैं, महिलाएं हैं, इन सबको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार इनको छूट प्रोवाइड करेगी। हाँ, विकलांगों को भी करेगी बिल्कुल। तो सरकार इनको क्या करेगी बच्चों, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करेगी, छूट प्रदान करेगी। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट? दोनों प्रोविजन कंप्लीट है, देख लो एक बार। तो अपन ले सकते हैं बच्चों व्यवसाय के आधार पर भी किया जा सकता है बच्चों। एक मिनट, व्यवसाय के आधार पर भी किया जा सकता है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, SC ST, वुमेन, महिलाएं, इन सब के लिए, इन सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। कंप्लीट है क्या बच्चों यहाँ तक? आगे चलें। अब देखो बच्चों ध्यान से, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। देखो, कानून के समक्ष समानता, इसके बारे में फुल डिटेल से जान लिया, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। कानून के समक्ष समानता ये बात करता है कानून की नजरों में सब समान है। आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, आप कानून की नजरों में क्या हो बच्चों, समान हो। ठीक है। एक मिनट, कुछ छूटा तो नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, अगर इसकी अपन बात करें तो इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है, तो देखो ध्यान से, एक्सेप्शंस या अपवाद की बात करें तो बच्चों, किसके अपवाद की बात कर रहे हैं अपन? अपन बात कर रहे हैं जो ये वाला है ना, ये वाला प्रोविजन कि भाई कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसके अपवाद की बात कर रहे हैं बच्चों अपन? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भाई कानून के समक्ष समानता, मतलब ये तो कहता है कि भाई कानून के समक्ष सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ऐसा कहता है। अब देखो ध्यान से, अगर अपन इसकी बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो ध्यान से देखना है आपको इधर, मैं इसके बता रहा हूँ अपवाद। अब अपवाद क्या क्या है, देखो एक बार पहले ही बताए थे, वैसे मैंने आपको, याद होंगे आपको, ध्यान से देखना कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखो ध्यान से, इनके बारे में प्रोविजन बताता हूं आपको। जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बने हुए हैं तब तक आप उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते हो। जब तक ये अपनी कुर्सी पर, जब तक ये अपनी पोस्ट पर, जब तक ये अपने पद पर हैं, तब तक आप इनके खिलाफ क्या नहीं कर सकते बच्चों? आपराधिक कार्यवाही स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। हाँ, आप देखो, दो प्रकार के मामले होते हैं बच्चों। एक फौजदारी मामला बोलते हैं, इधर समझाता हूं मैं आपको। एक को बोलते हैं फौजदारी, क्या बोलते हैं हिंदी में? फौजदारी, क्रिमिनल्स, फौजदारी मामले, क्रिमिनल्स मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सिविल मामले, मतलब दीवानी मामले, हिंदी में क्या बोलते हैं? दीवानी मामले या दीवानी केस बोल सकते हैं। अब फौजदारी मामले या क्रिमिनल केस या क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं? सिंपल, जिसमें किसी न किसी ने चाकू मार दिया, किसी से बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, और किसी ने किसी को मार दिया, इस प्रकार के जो मामले होंगे वो सब क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल अपराध है बच्चों। फौजदारी मामले कहते हैं। दीवानी मामले, पैसों से संबंधित मामला, तलाक से संबंधित मामला, शादी से संबंधित मामला। तो आप जो आपराधिक मामले हैं इनको आपराधिक मामले बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। फौजदारी मामलों को क्या बोलते हैं? आपराधिक मामले या क्रिमिनल ऑफेंस भी बोल सकते, मतलब क्रिमिनल मैटर्स भी इनको बोल सकते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक? तो आपराधिक मामले या फौजदारी मामले, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें किसी ने किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर वगैरह, ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपराधिक मामलों में आती हैं। दीवानी मामले, छोटी मोटी चोरी का मामला, ठीक है, विवाह से संबंधित कानून या शादी का मामला, तलाक का मामला, ये सब किसमें आते हैं? सिविल मामले। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिविल मैटर्स। तो आप एक तो प्रेसिडेंट और एक गवर्नर, इन दोनों पर, इनके पद पर रहते हुए ये वाले तो दायर ही नहीं कर सकते हो ना। जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले या फौजदारी मामले दायर ही नहीं कर सकते हो, जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं। पोस्ट पर हट जाएं उसके बाद करो, पर जब तक पोस्ट पर हैं जब तक तो नहीं। हाँ, आप सिविल मामले कर सकते हो, लेकिन सिविल मामले या सिविल केस दायर करने से पहले भी आपको 2 महीने पहले प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिखित सूचना देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? लिखित रूप में सूचना देनी पड़ती है। और फिर तुम जानती हो लिखित सूचना का मतलब, तो समझ पा रहे हो? तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपराधिक मामले तो आप नहीं कर सकते, किस पर? प्रेसिडेंट पर और गवर्नर पर, ठीक है। लेकिन आप दीवानी मामले कर सकते हो, लेकिन दीवानी मामले या सिविल केस करने से पहले आपको 2 महीने पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। किसको? जिसके खिलाफ आप कर रहे हो। प्रेसिडेंट के खिलाफ कर रहे हो तो प्रेसिडेंट को दो, गवर्नर के खिलाफ कर रहे हो तो गवर्नर को दो। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक? तो ये क्या है? ये अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं ये? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता के क्या है? ये अपवाद हैं। एक और अपवाद बताता हूं आपको, राजदूत। राजदूत ना, देश का राजदूत जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उसके लिए भी क्या प्राप्त है बच्चों? विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा सांसद, एमएलए, विधायक, सॉरी, सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं संसद के अंदर। समझ पा रहे हो? तो सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, इनको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। कंप्लीट है यहां तक? तो अब बताओ मुझे कोई और बात हो तो मैंने आपको 3 प्रकार के अपवाद बताए हैं। देखो ध्यान से, तीनों अपवाद याद रखना बच्चों, कि भाई जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये अपवाद क्या है बच्चों? एक बार देखो, इक्वलिटी बिफोर, एक मिनट, ये मार्कर बच्चों आजकल चलता कम है क्योंकि अपन इसको चार्ज नहीं करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता के अगर अपन अपवाद देखेंगे, क्या देखेंगे? अपवाद। हिंदी में लिख देता हूं, कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता के अपवाद देखेंगे तो एक तो कौन हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा?
राष्ट्रपति, एक कौन हो जाएगा बच्चों, राज्यपाल, एक कौन हो जाएगा, राजदूत, एक कौन हो जाएगा बच्चों, सांसद, एक कौन हो जाएगा, विधायक। इन सबको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि भाई कानून की नजरों में सब समान है, ये समान नहीं है बच्चों। इनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, इनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अच्छा, आपको भी कोई प्रिविलेज मिले हैं क्या, विशेष अधिकार? आपको प्रिविलेज ये कपिल सर की क्लास में जिस दिन नहीं आओ उस दिन बताओ भी मत आओ। चलो कंप्लीट है यहाँ तक, आगे चल सकते हैं। आर्टिकल 14 कंप्लीट है टोटली, एक बार देख लो, मैं स्टार्टिंग से एक बार यहाँ से देख लो, आज का आज याद हो जाना चाहिए। पहले ये देखो, पहले ये देखो, नेक्स्ट पेज निकालो। तीन प्रकार से भेदभाव किया जा सकता है, और भी प्रकार है, मैंने आपको तीन बताए। डिपेंड करता है आप कौन सा काम करते हो, जैसे टैक्स उसी पर लगाया जाएगा जिसका बिजनेस अच्छा है, ठेले वाले पर टैक्स थोड़ा ना लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पेज, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और ये एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो प्रिविलेज मिले हैं, जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो आर्टिकल 136 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? खैर ये आर्टिकल वगैरह आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, अभी के लिए इतना ठीक है। और जैसा कि अपन ने देखा कि भाई आगे जितने भी ये दोनों मामले अपन ने देख लिए हैं कि भाई सांसद और विधायक, इन दोनों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। कहाँ पर? विधायिका में। कहाँ पर? लेजिस्लेचर में। ठीक है, इसके अलावा जो राजदूत की बात कर रहा हूँ वो विदेशी राजदूत है। कौन सा राजदूत? विदेशी जो राजदूत होते हैं ना, जो कि यहाँ पे होते हैं अपने, तो उनको भी कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। कंप्लीट है ये सारा। तो आर्टिकल 14, 13, 12, तीन आर्टिकल मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और वो भी अच्छे से डिटेल के साथ कंप्लीट कराए हैं बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, नोट्स आप सबको यहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्सों में थोड़ी बहुत डिटेल और भी होगी, या नोट्स में डिटेल कम भी होगी। ठीक है, तो वो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, कम लगे तो आपके पास बुक है वहां से कर लेना, या मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब देखो, अभी आर्टिकल 13 में कुछ प्रिंसिपल्स बाकी हैं, कुछ सिद्धांत बाकी हैं, जैसे ग्रहण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स बाकी हैं, और ये प्रिंसिपल्स आज आप पढ़ करके आओगे, बुक में हैं। ठीक है, तो बुक से आप पढ़ के आना एक बार, कल मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। कंप्लीट आता है, एक बार टाइम बता दो मुझे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? यूट्यूब वाले साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केसर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।